सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की यह 7वीं कड़ी है। आप सभी का इस कड़ी में हार्दिक स्वागत। मित्रों, कोई लेखक कई कारणों से बड़ा होता है, कई कारणों से दशकों तक याद किया जाता है। उनमें से एक बड़ा कारण यह भी है कि एक लेखक किस तरह अपनी भिन्न भिन्न पीढ़ियों के रचनाकारों से, कलाकारों से अपना संपर्क रखता है, उनके साथ अपना एक सहज तादात्म्य स्थापित करता है। प्रयाग शुक्ल एक ऐसे ही लेखक हैं। और दूसरी बात कि जीवन के विभिन्न पड़ावों पर स्वयं को मांझते जाना, स्वयं को कहीं न कहीं नवीन करने की कोशिश करते जाना, हम यह भी उनके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा में देखते और पाते हैं। और मित्रों, कई कठिन परिस्थितियों के बीच जीवन के विभिन्न अनुभवों को कभी शब्दों में, कभी चित्रों में कहीं ना कहीं रूपायित करना प्रयाग शुक्ल इसे भी बेहतर ढंग से करते हैं और हमारे सामने लाते हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वे शीघ्र ही स्क्रीन पर होंगे। विनोद भारद्वाज जी और जोशना बनर्जी आडवाणी जी। इसलिए हमने आज के इस वक्तव्य का, इस संवाद का शीर्षक भी यही रखा, प्रयाग शुक्ल पीढ़ियों के लोकप्रिय रचनाकार। मगर हम आज के इन दोनों मेहमानों को सुने उसके पूर्व एक कविता है प्रयाग शुक्ल जी की, उसे सुनते हैं। उसके कुछ खास उद्देश्य हैं आज यहां रखने के। एक बड़ा उद्देश्य तो यही है कि इन दोनों ही रचनाकारों प्रयाग शुक्ल और विनोद भारद्वाज जी की बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है आदरणीय रघुवीर सहाय जी। तो रघुवीर सहाय जी के ही कविता संग्रह एक समय था पढ़कर प्रयाग शुक्ल अपनी यह कविता लिखते हैं। तो पहले इसे सुनते हैं और फिर मेहमानों को। प्रयाग शुक्ल जी की यह कविता है, कहीं और निरवधि रह आना। कहीं और निरवधि रह आना। रघुवीर सहाय का कविता संग्रह एक समय था पढ़कर। सुनिए। थोड़ी देर यहां रह, थोड़ी देर यहां रह, चलूं फिर कहीं और रहकर वहां भी बस कुछ देर, फिर मैं निकल जाऊं किसी और जगह को। क्यों अच्छा लगता यह, ऐसा नहीं है कि नहीं है ठौर, पर है यह दौर ही ऐसा कुछ कि किसी भी जगह पर मन को अटका रखने का मतलब है बराबर 100 खटकों का बने रहना। और चीजें जब घटित हो रही हों इतनी चहुं ओर, जब हो चौतरफा शोर ही शोर, तब यह भटकन नहीं है मन को जहां तहां दौड़ाना चुपचाप। जहां तक हो सके यात्रा कर उन सब से मिल आना, अपनी और उनकी मदद से, अपनी और उनकी गांठों को सुलझाना। यदि संभव न भी हो कुछ कह कर पाना, तो यह भी कम नहीं, कुछ देर कुछ के संग कहीं और निरवधि रह आना। बेहद प्यारी कविता। और उतने ही प्यारे हमारे आज के दोनों वक्ता मित्रों, हम आमंत्रित करते हैं और इन दोनों वक्ताओं को
क्रमवार सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जी विनोद जी। जी जी स्वागत। हाँ बोलिए। जोशना जी आप भी माइक ऑन कर लें। आपने आप मेरा दोनों। माइक तो आपने बंद कर रखा है। जी जी नमस्कार अर्पण जी, नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। जी आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। और मैं इस अवसर जी पर जी मैं इस अवसर पर विनोद भारद्वाज जी से कुछ सुनने की गुजारिश करता हूं। और इसके पहले कि विनोद जी कुछ बोलें, आज भी प्रयाग शुक्ल जी से चर्चा हो रही थी और जिस तरह का सुंदर समर्पण विनोद भारद्वाज जी ने अपनी पुस्तक यादनामा 2 में प्रयाग शुक्ल जी के लिए लिखी है, उससे सुन लेते हैं और फिर स्वयं विनोद जी को सुनते हैं। विनोद जी लिखते हैं, मित्रों, यादनामा 2 के इस संकलन में समर्पण करते हुए, प्रयाग शुक्ल के लिए जिनके साथ न जाने कितना समय बिताया, रोशनी में चित्र देखते हुए और अंधेरे में फिल्में देखते हुए। दशकों की यह दोस्ती है और इस दोस्ती के कई रंग हैं, कई किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि किसी एक कार्यक्रम में उन सबको सुन पाना संभव नहीं। मगर आज जितना बोलना चाहें विनोद जी सुने और हम सभी सानंद उन्हें सुनेंगे। विनोद भारद्वाज जी स्वागत। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, देखिए, प्रयाग जी से मेरा जो पहला परिचय हुआ था 1967 में हुआ था। तब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था और नरेश सक्सेना और जयकृष्ण के सहयोग से हम लोगों ने एक लघु पत्रिका निकाली थी, आरंभ, जो कविता कला की एकमात्र पहली ऐसी पत्रिका थी जिसमें कला को भी उतना ही महत्व दिया गया था। तो उसके पहले अंक में अकाल पर केंद्र में रखकर कविताएं थी और कई हिंदी के बड़े कवि उसमें शामिल थे। धूमिल की बहुत अच्छी कविताएं छपी थी। तो वो अंक छपते ही मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने प्रयाग जी से संपर्क किया और उनके घर गया। तो उनकी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं लिख भी चुका हूँ कि मैं जब गंगा प्रसाद विमर मुझे करोल बाग के उनके घर ले गए और बाहर छोड़ के चले गए, तो मैंने देखा कि उनकी नवविवाहित पत्नी ज्योति जी, जो आज दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है, तो वो एक बड़ा साफ सुथरा छोटा सा कमरा था और तीसरी कसम फिल्म का एलपी रखा हुआ था। मुझे वो पूरा दृश्य आज भी याद है, बिल्कुल वैसा का वैसा। मैं आई कैन इमेजिन कि वो कैसा था, वो कमरे में क्या क्या रखा था। तब से मैं प्रयाग जी के संपर्क, उन दिनों दिल्ली में एक मनोहर श्याम जोशी ने सारिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने दिल्ली के लेखकों पर एक फीचर लिखा था। उस फीचर को मैंने पढ़ा था। उसमें अशोक सक्सेरिया, प्रयाग जी, इन सब के जिक्र थे और बहुत दिलचस्प ढंग से जोशी जी ने लिखा था। तो वो उन्हीं दिनों मैंने पढ़ा था। तो दिल्ली में आकर के मैं प्रयाग जी के साथ टी हाउस में, सबसे पहले मुझे याद है कि उनके बड़े भाई राम नारायण शुक्ल, जो बहुत अच्छे कहानीकार थे, वो अब उनका निधन बहुत छोटी उम्र में हो गया था। मेरी उस मुलाकात के कुछ महीने बाद ही उनको शायद ब्रेन हेमरेज से वो नहीं रहे। तो मेरी मुलाकात रामनारायण शुक्ल से हुई और वहीं पर मेरी मुलाकात महेंद्र भल्ला, रमेश गोस्वामी, अशोक सक्सेरिया और प्रयाग जी के साथ मेरा उठना बैठना शुरू हो गया। जबकि उम्र में वो सब मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन प्रयाग जी के कारण मैं उस ग्रुप में ऐसे आ गया जैसे कि हम साथ के लोग हैं। मुझे याद है एक बार हमने सिंधिया हाउस में बहुत इंटरेस्टिंग सीढ़ियों पर बैठ के बियर पी थी, जिसमें अशोक सक्सेरिया, महेंद्र भल्ला, रमेश गोस्वामी, मुझे उसका ध्यान है, उसका पूरा वो भी दृश्य में। तो ये मेरी शुरू की मुलाकातें थी, जो हम लोग कभी कभी कॉफ़ी हाउस में भी मिले, जहाँ महेंद्र भल्ला काफ़ी सक्रिय थे, वो लंदन जाने वाले थे। तो उस तरह से प्रयाग जी से मेरा जब परिचय शुरू हुआ,
फिर वो चूंकि उनकी दिलचस्पी कला में थी, सिनेमा में थी, कविता में थी, और वही दुनिया मेरी भी थी, तो उसकी वजह से एक संयोग कुछ ऐसे हुए कि वो कुछ समय बाद जब मैं अभी पढ़ ही रहा था तो वो लखनऊ आए। वो लखनऊ आए तो उनको निराला जी के गांव गढ़ा कोला की रिपोर्टिंग करनी थी। तो रघुवीर सहाय ने उनसे कहा कि भाई आप जाइए वहां, पता लगाइए क्या हालात हैं, कैसे हैं। तो प्रयाग जी लखनऊ आए थे नागर जी से मिलने के लिए, ताकि नागर जी, अमृतलाल नागर, बताएं कि कैसे वहाँ, क्योंकि वो सब दुनिया को जानते थे। तो चौक में हम लोग उनके घर भी गए थे और उन्होंने कुछ हम लोग के सुझाव दिए। तब मैं उनके साथ उन्नाव गया। उन्नाव से हम लोग गए पूर्वा, और वहाँ पर जो गड़ा कोला जाने के लिए हमें रात को रुकना पड़ गया, क्योंकि वो सड़क कच्ची थी और उसमें साइकिल चलाते हुए, क्योंकि साइकिल से हमको जाना था और मैं थोड़ा नौसिखिया ढंग से साइकिल चलाना जानता था। तो वो जो हम लोग एक मंदिर में रुके थे रात को, और मैं और प्रयाग जी जो हैं उनको पुजारी ने कुछ किस्से सुनाना शुरू किए, बहुत दिलचस्प किस्से। उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ घटनाएं नरबली की हुई हैं। तो प्रयाग जी जी और मैं, एक ही खाट हम लोग को दी गई कि भाई आप दोनों इसी में सो जाओ। लेकिन हम लोग को नींद ना आए, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज नरबली के लिए हम लोग तो आज नहीं है कहीं, आज आज उनकी लिस्ट में। तो उस तरह से वो बहुत दिलचस्प ढंग की शाम थी, रात थी। हम लोग जी लगभग मेरे ख्याल है 2-3 बजे तक बात ही करते रहे, और उसके बाद अगले दिन हम लोग गड़ा कोला की ओर रवाना हुए। और एक आध बार तो मेरी साइकिल जो है लगभग वो बगल की जो नहर थी उसमें गिरते गिरते बची। तो प्रयाग जी के साथ जब हम लोग गांव में गए तो वहां पर हमारा परिचय उनके परिवार के लोगों से हुआ, जिनमें से एक तो बिल्कुल निराला जी की तरह लगते थे। तो उसको बाद में वो दिनमान भी आने लगे। तो उस तरह से वो दुनिया जो थी मेरी उस समय, जब प्रयाग जी के साथ उस उम्र में साथ हुआ, तो मैं अगली बार जब आया आरंभ के लिए रचनाएं लेने दिल्ली, तो वो राम कुमार के घर मुझे मतलब स्टूडियो में, गोल मार्केट में उनका स्टूडियो था, मुझको लेकर गए और राम कुमार से परिचय हुआ। और राम कुमार ने एक ड्राइंग भी दी हमारी पत्रिका के लिए जो छपी भी थी। तो इस तरह से मतलब कला, और फिर धीरे धीरे सिनेमा, कविता तो खैर केंद्र में थी ही। प्रयाग जी से मेरा संपर्क काफी गहरा हो गया, बल्कि प्रयाग जी नहीं, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, ये सब दिनमान के स्तंभ थे। और मैं वहां जाने लगा और मैं सपने देखता था कि कभी मैं भी इसी जगह पे बैठा हूँगा इन लोगों के साथ। और बाद में वो सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही एमए करने के बाद नौकरी में, मुझे रघुवीर साहब ने कहा कि आप ट्रेनी जर्नलिस्ट बन जाइए, हम दिनमान में आपको लेना चाहते हैं। तो उससे ये हुआ कि प्रयाग जी से मेरा संपर्क काफी गहरा इसलिए हो गया कि वो, हम लोग जब ऑफिस से अपना काम करके निकलते थे करीब 4-5 बजे, तो हम लोग कहते थे आज कहाँ चलें, मोहन सिंह प्लेस चलें, या उसमें चलें मंडी हाउस, या गढ़ी स्टूडियो चले। तो इस तरह से गढ़ी स्टूडियो में उन दिनों मंजीत बाबा, ये बड़े बड़े चित्रकार बहुत बैठते थे, स्वामीनाथन थे, कृष्ण खन्ना थे, और अर्पणा कौर थी, अमिताभ दास थे। तो गढ़ी का माहौल उन दिनों बहुत सक्रिय था। तो हम लोग, मुझे याद है अक्सर हफ्ते में शायद 2-2 बार, क्योंकि प्रयाग जी का घर डेटा कैलाश में था और वो गढ़ी के पास में था, तो वहाँ कलाकारों के बीच हम लोग बात, मतलब बस से दोनों हम जाते थे। और धीरे धीरे कभी प्रयाग जी बोलते थे कि भाई राम कुमार के घर चला जाए आज। लेकिन सबसे जो दिलचस्प मेरी यादों में है वो है श्रीपत राय, प्रेमचंद जी के बेटे, उनके घर जाने और उनसे बतियाने के जो जो भी मौके मुझे मिले, क्योंकि प्रयाग जी का परिचय उनसे काफी पुराना था। तो श्रीपत राय जी के साथ हम लोग जब बैठते थे तो वो बहुत किस्से सुनाते थे ड्रिंक्स के बाद, और बहुत दिलचस्प ढंग था उनका बात करने का। जैसे वो अमृता शेरगिल के बारे में बताते थे, क्योंकि उस जमाने में कभी वो शायद मिले भी थे उनसे, अमृता शेरगिल से। तो श्रीपत राय के साथ की शामें मुझे सबसे अधिक रोचक और बहुत अच्छी याद है उनकी। राम कुमार जी के घर भी हम लोग मथुरा रोड में, बाद में उनके स्टूडियो भी बहुत जाते थे। और एक बार मुझे याद है हुसैन जो हैं वो निजामुद्दीन में अपने ऊपर बरसाती में रुके हुए थे, और प्रयाग जी और मैं वहाँ गए थे उनसे मिलने।
वो शायद मेरी हुसैन से पहली मुलाकात हुई थी। और प्रयाग जी तो उनको हैदराबाद से ही जानते थे, कल्पना के दिनों से। तो उस तरह से हम लोग की दुनिया क्योंकि काफी क्रॉस करती थी एक दूसरे से। और मैं उनके कहने पे शुरू में ग्रेटर कैलाश में एक कमरा भी ले लिया था मैंने, उनके घर के बहुत पास में ही था। तो उस तरह से हिम्मत शाह का भी वहाँ फ्लैट। विनोद जी, आवाज कुछ चली गई है। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। विनोद जी। और चंद्र किरण जी को बिहार में जिनका कोविड के वजह से निधन हो गया, तो वो यादें उस दिनों बहुत हम लोग की बैठकें होती थी, एक दूसरे के घर बहुत आते थे, साहित्यिक बहसें होती थी, काफी कई बार तो आक्रामक बहसें भी होती थी। तो दिनमान में भी एक माहौल ऐसा था कि फिर बाद में इमरजेंसी के दिनों में जरूर थोड़ा सा तनाव का बन गया था। लेकिन प्रयाग जी और मैं कला की दुनिया में मेरा ख्याल है कि जितना घूमे हैं, फिर फिल्म फेस्टिवल में भी प्रयाग जी भी देखते थे फिल्में, मैं देखता था, नेत्र सिंह रावत शुरू में थे। तो प्रयाग जी के मतलब वो जो मैंने समर्पण में लिखा है उसका कारण यही है कि वाकई हम लोगों ने चित्र देखते हुए खड़े खड़े कितना समय लगा। एक बार वो मुझसे कह भी रहे थे कि विनोद, मतलब हम लोग कब से खड़े खड़े कितना कुछ घंटों, पता नहीं कितने घंटे हम खड़े होकर चित्र देखते रहे हैं। क्योंकि मुझे एक बार भूमिमल गैलरी के महेंद्र जैन ने एक बार कहा, मुझे बुला के बहुत बोले कि मैं आपको और प्रयाग जी को बहुत ध्यान से देखता हूँ कि आप लोग गैलरी में आते हैं और चित्रों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। ये मतलब वो गैलरी ओनर ने नोट किया कि हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं चित्रों पर, क्योंकि आमतौर पर लोग दर्शक इतना नहीं देते थे, क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो गए थे। और हम आमतौर पर साहित्यिक दोस्तियां जो दिल्ली की उन दिनों होती थी, हम उससे बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि प्रयाग जी के मित्र थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड के थे, अगर उसको कोई स्टैंडर्ड की बात की जाए। तो प्रयाग जी जिनके संपर्क में रहते थे, फिर महेंद्र बरला उन दोनों तो विदेश में थे शुरू में, बाद में वो आ गए लंदन से, तो उनके साथ भी खूब आना मिलना शुरू हुआ। चित्रकारों में तो हिम्मत शाह के साथ बहुत समय बीता। मतलब हिम्मत शाह जो है उन दोनों जब ग्रेटर कैलाश में थे, प्रयाग जी के घर आ जाते थे। और मुझे याद है एक बार वो हाथ देखने में काफी मास्टर हैं हिम्मत शाह। तो एक बार उन्होंने प्रयाग जी के घर में मेरा हाथ देखा और कहा कि तुम चलती गाड़ी के सामने खड़े हो जाओ, तुम एक्सीडेंट प्रोन नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो इस गलत फहमी में हम रहें। लेकिन वो जो सारा साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल था उसमें झगड़े भी होते थे, ऐसा नहीं था। विष्णु खरे एक बार प्रयाग जी के घर में काफी, मेरे मित्र ब्रज शर्मा के साथ उनका बहस हो गई कोलोफोन को लेकर। तो उसमें काफी विष्णु खरे नाराज हो गए और हम लोग वॉकआउट करके चले गए प्रयाग जी के घर से। तो उस तरह की खट्टी मीठी यादें अनंत हैं, क्योंकि उस उन दिनों जो बैठकें होती थी उसमें नामवर जी के हम लोग बहुत जाने लगे। फिर जेएनयू में पुष्पेश पंत, रमेश दीक्षित थे, और प्रयाग जी का उनसे काफी संपर्क था रमेश दीक्षित से। और पुष्पेश पंत जो है वो काफी दिलचस्प किस्म की पर्सनैलिटी हैं। तो उनके हम लोग घर पे जाते थे संडे को। कई बार तो मैं प्रयाग जी के साथ स्कूटर में, ज्योति जी, उनकी बेटियां और मैं सब लदे हुए गए वहां पर। मतलब आप सोच लीजिए कि उस समय का दौर कैसा रहा होगा। वाह। तो ये जो यादें हैं प्रयाग जी का इतनी जुड़ी हुई हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी पीढ़ी में, मतलब प्रयाग जी मुझसे सीनियर हैं, 8-9 साल बड़े हैं, लेकिन सीनियरिटी बीच में कभी नहीं आती है। हम लोग आज भी कभी भी फोन पे बात करें या मिले तो दोस्तों की तरह बात करते हैं, जैसे एक ही उम्र के हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा गैप लेके अपने सर पे घूम रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रयाग जी के व्यक्तित्व में कई दूसरे सीक्रेट्स भी हैं, उनको उनको सब लोग नहीं जानते हैं। तो सब समझते हैं प्रयाग जी तो बहुत प्रकृति प्रेमी और बहुत गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें एक दूसरा भी एक है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। और हम लोग देखिए कला समीक्षा में हम दोनों रहे हैं लगातार, और हमारी किताबें, हमारी बातें, चर्चाएं काफी रही हैं हिंदी की दुनिया में।
लेकिन कभी हम दोनों के बीच में कोई जेलसी वाला मैंने कोई खास असर नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल जेलसी प्रूफ हैं, लेकिन वो जो आमतौर पे आज मैं देख रहा हूँ युवा कवयित्रियों में, कवियों में बहुत ज्यादा जेलसी है। और एक फर्क है कि मतलब हम प्रयाग जी ने मेरी यादनामा छपने पर इतनी उसकी तारीफ खुलकर की, और सहज रूप से उन्होंने उसको कहा कि संस्करण विधा का बिल्कुल एक नई तरह का ये शुरुआत है, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं कि राइवलरी जिनमें होती है वो लोग ऐसा नहीं कहते हैं। उनको लगता है कि भाई ये भी कला में है और मैं भी कला में हूँ, या मैं भी फिल्म समीक्षा में हूँ, या मैं भी कविता में हूँ। तो एक ये अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम लोगों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। साहित्यिक झगड़े थोड़े बहुत तो हमेशा होते हैं, विचार भी बदलते हैं। और आज भी एक मैं इसे बहुत अच्छी बात मानूंगा कि हमारे बीच में सक्रिय हैं, और वो उनके साथ जो मैं अभी भी शामिल हूँ, अगर कभी भी, अब वो दूर रहते हैं घर से, लेकिन मुझे याद है चित्रकार नरेंद्र पाल सिंह जब दिल्ली में आए थे 90s में, तो मैं, प्रयाग जी, नरेंद्र पाल सिंह की भी बैठकों का एक अलग अलग किताब बन सकती है। खुद मतलब बहुत मैंने लिखा भी है यादनामा में कि कैसे उनकी कार एक बार रुक जाती थी और नरेंद्र पाल सिंह धक्का देकर उसमें बैठते थे, और हम लोग लोधी रोड से लेके वहां तक गए। तो इन ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब हमारा संबंध अच्छा रहा, ये मेरे लिए बहुत सुखद बात है। मेरा ख्याल है ज्योत्सना जी कुछ बोले। जी, हम पुनः आप तक लौटेंगे विनोद जी, पर बहुत ही रोचक बातचीत। और जब भी आपको सुनना होता है, कई किस्से सुने हुए होते हैं, फिर भी एक जो कहने का जो आपका एक अपना रस है, वह हम सभी को कहीं ना कहीं विभोर कर देता है, अच्छा लगता है। और एक बात जो आपने अपनी इस किताब में, यादनामा में ही लिखी है, और उसकी कुछ एक बातें अभी आपने कही भी, एक बात उनके सौंदर्य को लेकर, तो मैं आपको कोट कर लूं। मित्रों, विनोद भारद्वाज जी लिखते हैं अपनी इस पुस्तक में, जो प्रयाग शुक्ल जी पर जो चैप्टर है उसमें, प्रयाग जी आज भी हैंडसम है। युवा प्रयाग तो चॉकलेटी व्यक्तित्व के धनी थे। उन दिनों मनोहर श्याम जोशी ने सारिका में दिल्ली के साहित्यकारों पर अपने दिलचस्प लेख में प्रयाग जी पर मजेदार मजेदार ढंग से लिखा था। और फिर आगे और बातें हैं, कुछ एक बातें इसमें से विनोद जी ने की भी हैं, और हम पुनः लौटेंगे। अब मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और ज्योत्सना जी के पास चलते हैं, ज्योत्सना बनर्जी जी के पास, जिनकी कविताओं को प्रयाग शुक्ल पसंद करते रहे हैं, और जिनकी पुस्तक, एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अम्बुधि में पसरा है आकाश, इसकी भूमिका भी प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी है। और इन दोनों के संबंध में कई चीजें समान रूप से सामने आती हैं। कविता, प्रकृति, भाषा भी। भाषा का अर्थ हिंदी तो है ही, बांग्ला भी है। और ज्योत्सना बनर्जी की कविताओं में बांग्ला के शब्द, उसके संदर्भ जिस तरह से आते हैं, उसे भी प्रयाग शुक्ल अपनी इस भूमिका में हमारे सामने लाते हैं। और चूंकि वह स्वयं बांग्ला भाषी हैं, बंगाल में काफी रहे हैं, कोलकाता में, तो निश्चय ही उनका ध्यान इस ओर जाना ही चाहिए। तो मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ लेता हूं कि प्रयाग जी क्या सोचते हैं ज्योत्सना बनर्जी की कविताओं को लेकर, और इसके बाद हम ज्योत्सना जी को सुनेंगे। प्रयाग जी लिखते हैं, ज्योत्सना बनर्जी की कविताएं सृष्टि का, प्रेम का, प्रकृति का, मनुष्य और अन्य जीवों, वनस्पतियों से, उससे संबंध का एक उत्सव मनाती है। ज्योत्सना एक नई भाषा और भाषा के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टि लेकर आई हैं। वह बांग्ला भाषी हैं, हिंदी उनकी रचना भाषा है, और इन दोनों भाषाओं के सुमेल से
उन्होंने अपना जो संसार रचा है वह मुग्धकारी है। तो किस तरह से प्रयाग शुक्ल अपनी बात की पीढ़ियों से लगातार जुड़े हुए हैं, और कई बार हम में से कई लोग इसके गवाह हैं कि किसी की कविता पढ़कर, किसी के आलेख को पढ़कर वे स्वयं फोन करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। मैं स्वयं एक गवाह हूं, जोशना जी भी होंगी, और हमारे तमाम कई मित्र इस बात को जानते समझते हैं कि प्रयाग शुक्ल जी को अगर कोई चीज अच्छी लगी वे निश्चय ही संपर्क करते हैं, और यह उनका एक बड़प्पन भी है, और इससे अधिक रचना मात्र के प्रति उनका समर्पण भाव भी है। तो आइए मित्रों, इसी के साथ हम जोशना जी को आमंत्रित करते हैं और उन्हें सुनते हैं। जी स्वागत है जी। प्रयाग जी से कहना, उन पर कुछ कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले साल की बात है जब मैं उनसे पहली बार मिली। हालांकि उनको कॉलेज के समय से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी इस तरीके से मुलाकात होगी, फेसबुक के जरिए से उनसे बातचीत शुरू होगी। और आवाज बीच में चली जाती है ठीक, तो जी। उनको पढ़ना, उनकी जो कविताएं हैं, कविताओं की जो भाषा का जो सौष्ठव है, ये को छुएगी, आपके मन को छुएगी भी हो। चाहे उसकी कोमलता के विषय में हम सभी जानते हैं, उस पर बात करने का कोई नहीं कि नए लिखने वालों को उनमें ये नहीं है कि बस देखा कि हाँ एक कोई नवलेखक है और उसको उसकी 2-4 पंक्तियां पढ़ी और छोड़ करते हैं हमेशा। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं पहली बार उनके घर गई थी तो मैं बहुत नर्वस थी। मैं सोच रही थी कि मैं प्रयाग जी से क्या बात कर सकूंगी, क्या कहूंगी उनसे, क्या पूछूंगी उनसे। तो एक एक सवाल तो मेरे मन में था कि मैं उनसे पूछूंगी कि प्रयाग जी, अपने बाल्यकाल के विषय में, अपने स्कूल के दिनों के विषय में, कॉलेज के दिन के विषय में, मैं ये सोच के गई थी कि वे ही बोलेंगे और मैं बैठ के सुनूंगी। मेरे मन में यही एक माइंड सेटअप ऐसा ही था। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची और कहने की, तो प्रश्न पूछे जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जोशना, तुम मुझे अपने बारे में पहले बताओ। ठीक कि मेरे शहर में ही उनका जन्म हुआ है। अब मेरे शहर से मेरा मतलब है कोलकाता, और हर बांग्ला भाषी को लगता है कोलकाता उसका अपना शहर ही है, जैसे उसी की जायदाद है कोलकाता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा, एक पत्रिका में पढ़ा था पहली बार, बहुत पहले की बात है, कि प्रयाग जी का जन्म कोलकाता में ही हुआ था। तो इससे तब कथा है कि एक लड़का चला जाता है हाथ में थोड़ा सा मक्का लेके, उसको बहुत लंबी यात्रा करनी है और उसे पता नहीं है कि वो उस यात्रा में उसको कितने दिन लगेंगे। तो रास्ते में उसको एक बेल का पेड़ मिलता है, और बेल के पेड़ के नीचे वो थोड़ा सा मक्का लेके, उसके पास पानी भी नहीं है। तो वो जब वो थक जाता है चलते चलते, तो उसको लगता है मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ इस पेड़ के नीचे, तो वो बैठ जाता है। तो तभी एक ऊपर से बेल है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस चीज को मैं प्रयाग जी की बातों के ऐड करती हूँ कि जब वो कहते हैं, अब उनकी इस बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि मैंने उनसे क्या पूछा, कि वे अपने बारे में बताएं। उनको यह सुनना, उनको मेरे विषय में जानना था कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, पालन पोषण कहाँ हुआ, कौन से शहर में रही, पढ़ाई कहाँ से करी। तो ये आजकल जैसा हम देखते हैं कि है, प्रयाग जी को सुन बोलने से ज्यादा उनके अंदर एक ये है
क्योंकि सामने वाला जब बोलेगा, सामने वाला जब अपने मन की बात कहेगा, उस अपने विषय में बताएगा, तो सी बात है। बातें आगे बढ़ी, जानने के बाद फिर मुझे एक एक और छोटा सा किस्सा याद आ रहा है कि जब वे बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ एक नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप्स के बारे में कोई एक जिक्र किया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई एक गांव था जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे और वहाँ पे नाट्य कला सिखाई जाती थी। तो उसके संदर्भ में भी कई बातें हुई, नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई, किताबों से जुड़ी हुई, कहानियों से जुड़ी हुई, इतनी बातें उनसे जानी। और बीच बीच में मेरी नजर चारों तरफ जाती थी। उनके घर की दीवारों पर सब जगह चित्र लगे हुए हैं, उन्हीं के हाथ के बनाए हुए चित्र हैं। और हर चित्र, जैसे इन दिनों भी मैं देखती आ रही हूँ बहुत समय से कि हर दिन प्रयाग जी एक चित्र बनाते हैं। यह जो उनकी सक्रियता है, ये हम नव लेखकों को प्रेरित करती है कि वो इस उम्र में भी रोज एक चित्र बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई चित्र, एक चित्र दूसरे चित्र से मिलता जुलता हो, हर चित्र है। अब चित्रकार क्या सोचकर चित्र बनाता है, चित्र करता है, चित्र देखने वाले का नजरिया अलग होता है। ठीक उसी प्रकार कविता में भी, उनकी कविता में, जैसे उनकी एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगी। उनकी एक कविता है बात, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आप देखिए कि किस तरीके से कविता में उन्होंने अपनी बात कह दी कविता में, लेकिन उन्होंने पढ़ने वाले के लिए भी एक छोड़ दी है, एक 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 आधा सत्य छोड़ दिया है कि वो किस तरीके से खुद को उनकी कविता के संग रिलेट कर सकता है। तो कविता कुछ इस तरह से है। उस बात के सिरे के लिए कोई शब्द नहीं है, उन्हें हम एक एक कर अधूरा मानते हुए हैं कि वे उस बात के बीच की नहीं है, यह एक लंबा सिलसिला है। सिगरेट का पैकेट संभालते, तो जब ये उठते हैं कॉपी कलम और सिगरेट का पैकेट संभालते हुए, तो ये देंगे, हम नहीं जानते। लेकिन मैं, अगर मेरे मन में कोई बात है और मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ, तो मैं उस चीज पर जाकर रिलेट करूंगी कि वो क्या ऐसी बात है। क्या ये उस कही गई बात का भारीपन है, या कही हुई बात का लालित्य है जो ऐसा हुआ, या बात कह देने का गौरव है, या कोई बात छुपा लेने की कोई मजबूरी रही होगी। तो प्रयाग जी की कविताएं हमें करती है उसकी कोमलता, उसकी प्रकृति, उसकी जो उनकी जो गहरी अंतर्दृष्टि है, वो आपको गहरे तक ले जाएगी। और फिर आप इस बात को सोचेंगे, जैसे कहते हैं ना कि कविता, अगर किसी की कविता नहीं समझ आती, तो वो कविता की, आप ये नहीं सोचे कि कविता दुर्बल है। ये आपके माइंडसेट की बात है कि आप किस तरीके से उस कविता को कैसे रिलेट कर रहे हो खुद से, या कविता पढ़ने पर। लंबी बात है ये तो। और बड़ों से ही नहीं, वो छोटे बच्चों से भी इस तरीके से बात करते हैं। जैसे मेरा बेटा मात्र 8 वर्ष का है, तो वो जब फोन पे करता है प्रयाग जी से कभी कभी, तो प्रयाग जी उससे वो सब बातें भी निकलवा लेते हैं जो वो हमसे शेयर नहीं करता। एक बार मुझे याद है, प्रयाग जी के चित्र मैंने अपने बेटे अक्षर को दिखाए थे, तो अक्षर ने भी उनके जन्मदिन पर एक चित्र बनाया उनके लिए। और वो चित्र उसने, एक नॉर्मल चित्र नहीं कहेंगे उसे, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि वो उल्टी सीधी आकृतियां बनाता है। वो उसने क्या किया था, नदी में उसने चांद सितारे बना दिए थे, आकाश में मछलियों को उड़ा दिया था, पेड़ उसने गुलाबी रंग का बनाया था। ऐसा ही कोई एक चित्र था जो फिर मेरे व्हाट्सएप से ये है।
भक्ति है, करी है, तो उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि ये गलत बनाया है अक्षर तुमने, ये पेड़ आकाश में मछलियां नहीं होती या नदी में चांद सितारे नहीं होते। उन्होंने इस तरीके से उसको क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने ला कि बहुत सुंदर चित्र है अक्षर, बहुत सुंदर तुम्हारी कल्पना शक्ति है, ऐसे ही और चित्र बनाओ। तो मैं चाहती थी कि प्रयाग जी उससे कहे ये गलत बना हुआ है, ठीक ठीक चित्र बनाओ, लेकिन नहीं, और बना रहा। तो ये ऐसे ही प्रयाग जी के घर में एक दीवार पर, जैसे यहाँ मैं एंटर करते हैं राइट हैंड साइड में एक चित्र लगा हुआ है जो उनके दामाद ने बना जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे ये चित्र समझाएंगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये आकृतियां कहाँ जा रही है, जो गोल बना हुआ है इसका अर्थ क्या है, या ये जो पानी के छींटे लग रहे हैं, मुझे ये क्या है, ये क्या, छोड़ दो, देखो कि किस तरीके से तुम खुद को रिलेट कर सकते हो। तो एक अनुवादक होने के नाते वे, या हम कहें एक निबंधकार होने के नाते या कवि होने के नाते जो ती है वहाँ पे आके लगती है कि किस तरीके से हम उस चीज को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और प्रेरणा पाते हैं कि जिस तरीके से प्रयाग जी की सक्रियता को हम देखते हैं, या उन जिस तरीके से वे बात करते हैं, इतने मृदुभाषी हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, इत्मीनान से बोलते हैं, समय लेकर बोलते हैं, उन्हें कभी हड़बड़ी नहीं रहती। चाहे वे कहीं व्यस्त भी होंगे फिर भी वो बहुत धीमे आवाज में बहुत समय लेकर आपसे बात करेंगे। आप के सिलसिले में मैं बहुत परेशान थी उन दिनों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से संगीत नाटक अकादमी से वो चीजें मैं पा सकूं। तो इस विषय में मैंने प्रयाग जी को बताया कि प्रयाग जी ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं मेरे साथ, मैं क्या करूं, क्या मैं वहां जाऊं, क्योंकि दिल्ली में तो कोई है नहीं कि जिससे मैं कह सकूं, और वो मुझे वहां से वो पेपर्स या कुछ फोटो स्टेट्स भिजवा सके। तो प्रयाग जी ने फिर एक अंकुर आचार्य जी हैं वहां पे, अभी भी कार्यरत हैं, उनको उनका नंबर मुझे दिया और कहा कि आप इनसे जाकर मिलिए, तो ये आपको वे सभी चीजें जो आपको चाहिए वे उपलब्ध करा देंगे। तो फिर मैंने उनको फोन किया, अंकुर आचार्य जी को, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रयाग जी ने आपका नंबर दिया है और ये इन चीजों की आवश्यकता है मुझे, तो क्या किस समय मैं आ सकती हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले हेलो बोलने के बाद अंकुर जी ने कहा कि सर को मेरा प्रणाम कहिएगा। तो और फिर उन्होंने मुझे समय दिया कि किस समय मैं जाके, तो वो सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी वो मेरे ख्याल से 300-400 पेजेस के फोटो स्टेट्स उन्होंने मुझे करके दिए। वे अपना, उनका ब्लॉक अलग था, मेरा मुझे जहाँ पे काम था वो ब्लॉक अलग था। वो अपनी जगह छोड़कर मेरे पास आए और मेरे साथ करीब 2-2.5 घंटे रहे। हुआ कि वो मैं नहीं थी, उनके दृश्य में मैं नहीं थी, उनके दृश्य में प्रयाग जी थे, जिन इस तरीके से कि जैसे आंख का कोर है। तो अगर जैसे कहते हैं ना नृत्य में, अगर आप कोई पंक्ति है और पंक्ति में मान लीजिए एक शब्द आता है प्रेम, तो अगर आप इशारा करके बता रहे हैं तो वो आंख का कोर भी वो प्रेम में साध्य ही आप हिला रहे हैं, वो भी प्रेम को ही दर्शाएगी, या आप अपनी, वो भी प्रेम ही दर्शाएगा। तो इस तरीके से वो सारी चीजें एक निष्ठ होकर, सारी चीजें एक जगह एकत्रित होकर जो उसमें व्याप्ति की में आती। तो ये एक परिदृश्य है, ये एक ऐसा दृश्य है, कुछ चीजें इसमें अदृश्य भी है, और उन अदृश्य चीज के है, ये कहते हैं ना धन धन सौभाग्य वाली
बात है जो मैं उनसे बात कर पा रही हूँ, उनकी वे जो भी बताते हैं कविताओं के बारे में या कहानियों के बारे में, या किस तरीके को सिरहाने लगाकर, या एक एक बिंदु से अगर हम दूसरे बिंदु तक पहुंचेंगे, तो ये अगर हम एक कला की तरह लेंगे, तो ये अगर कोई कलानिधि बोलेगा इस बात पर, तो वो इस इंगित करना। अब आप इंगित करेंगे तो 100 चीजें आपके जहन में आ जाएंगी, तो वो उन 100 जगहों पर प्रयाग जी बैठे हुए दिखेंगे आपको। ये इस तरीके से कुछ चीजें जो मेरे मन में थी, मैं कहना चाहती थी, आज मैंने कही है। और हालांकि उनसे मेरी मुलाकात अब तक सिर्फ 3 बार हुई है, और मुझे बहुत कम लग रहा है ये। मुझे ये लग रहा है कि इस वर्ष भी सब कुछ ठीक रहा तो उनसे हम मिल सके, या वे हमारे घर आए, या हम उनके घर जाके मिल सके। दूसरी बार मुझे याद है, एक विनोद जी की पुस्तक का विमोचन था। हैं कि आप बहुत आपका सौभाग्य। तो मैं दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी कि मतलब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं उसके संग फोटोग्राफर को बुला के बोलते हैं कि मेरे और अक्षर की एक फोटो उतारो। जहाँ बार मुझे याद है कि रजा फाउंडेशन का एक कार्यक्रम था, वहां प्रयाग जी से मुलाकात हुई थी, और वो पजामा कुर्ता और कोटी पहन के आए थे। वो टोपी उन्होंने लगा रखी थी, उसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, तो थोड़ी उनकी टोपी टेढ़ी थी। वो रश्मि भारद्वाज ने मुझसे कहा कि इस टोपी को सीधा करो, फिर मैंने उस टोपी को सीधा किया, और उस सीधे करते हुए टोपी जब मैं सीधा कर रही थी, तो रश्मि भारद्वाज ने एक फोटो खींची। तो वो फोटो अभी भी आज भी मेरे पास है, मैंने वो फोटो संभाल के रखी है। नंदम में किस तरीके से एक स्पर्श की तरह, एक जैसे होता है ना, माँ के गोदी में एक शिशु बेफिक्र होके जैसे सो जाता है। बात करते हैं तो हमें ये चिंता नहीं होती कि मैं अगर अपनी बात कहूँ कि गैस पे दूध उबल रहा है, या कुछ लिखने के बीच में मैं बात कर रही हूँ, कहीं कुछ छूटा जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ। जब वे बोलते हैं तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं सुनूं, ध्यान से सुनूं उन्हें, और अगर आसपास कुछ नुकसान हो रहा है तो भले ही होते रहे, प्रयाग जी को सुन लिया जाना बहुत अहम है। विनोद जी और कुछ कहना चाहते हैं? विनोद जी की बात बीच में रह गई। जी, जी, शुक्रिया जोशना जी, इन यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और उद्देश्य भी यही है ऐसे कार्यक्रमों का कि हम विभिन्न पीढ़ियों के बीच जो हो रहे संवाद हैं उसको समझें, और जहां कहीं cool. जी जहां कहीं कुछ कमियां हैं उसे भी जाने, जिसकी ओर आज विनोद भारद्वाज जी ने भी इशारा किया। तो हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग पीढ़ियों को सुने, समझें, जाने, और बार बार उन किताबों की ओर लौटें जिन किताबों को पढ़ते हुए हम सब बड़े हुए हैं। आज जब ऐसी सुविधाएं हैं तकनीक के माध्यम से, तो क्यों नहीं उन सुविधाओं का लाभ उठाया जाए और हम उन्हें सुने। क्योंकि जब हम लेखक को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी रचनाओं में उतरने के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा भी पनपती है, गाढ़ी होती है। यह भी एक लाभ है कि हम कई बार सुनते हुए पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हुए सुनते हैं। और मित्रों, विनोद जी को मैं दोबारा बुला रहा हूं, और जो इनकी पुस्तक है यादनामा 2 में इन्होंने कुछ खास प्रयोग किए थे, और वह प्रयोग यह था कि इसमें कई इंटरैक्टिव जो टिप्पणियां हैं उसको विनोद जी ने शामिल की थी। और इसका उद्देश्य यह था, या इसके पीछे का कारण यह था कि यादनामा जो पहली जो किताब है वह इतनी लोकप्रिय हुई
लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वे नहीं चाहते थे कि कभी इस पर दोबारा काम करेंगे, मगर उन्हें यादनामा 2 लिखना पड़ा। और उसमें भी लोगों ने खूब जोश के साथ, खूब उत्साह के साथ, खूब अपनत्व के साथ लोग जुड़ते रहे, उन्हें पढ़ते रहे। विनोद जी ने बतौर लेखक यह एक अच्छा काम किया कि उन टिप्पणियों को भी, सभी को तो नहीं, लेकिन जो उन्हें उपयुक्त लगी, जो उन्हें समीचीन लगी, प्रसंगानुकूल लगी, उन्हें वे इस पुस्तक में शामिल करते रहे। तो यादनामा 2 यह किताब जितनी विनोद भारद्वाज की है, यह किताब उतनी ही इसे पसंद करने वाले तमाम रचनाकारों और पाठकों की है। यह एक ऐसी किताब है जिसमें कई कई टिप्पणियां हमें पढ़ने को मिलती हैं। और एक लेखक जब किसी व्यक्ति पर कुछ लिख रहा है, किसी घटना को याद कर रहा है, तो उसे आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोग भी यहां मिलते हैं। प्रयाग शुक्ल इसमें सबसे उल्लेखनीय नाम है और कई ऐसे अध्याय हैं जिनमें उनकी टिप्पणियां विनोद जी के लिखे हुए को आगे बढ़ाती हैं। मैं देख रहा हूं गुलाम रसूल संतोष और कश्मीर अध्याय में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, और यहाँ ऐसे कई अध्याय हैं जिनमें हम इन बातों को देख सकते हैं। रवि जैन पर वे लिख रहे हों या और भी कई लोगों पर वे लिख रहे हों, यथासंभव प्रयाग शुक्ल जी उनके लिखे पर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि दोनों का एक साझा जीवन भी रहा है। तो कुछ और ऐसी बातें हम विनोद जी से सुने और उनसे आग्रह करते हैं। जी विनोद साहब। देखिए अर्पण जी, कुछ मैं तो दिलचस्प बातें ही सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब आज के दौर के लोगों को शायद वो जानने को भी नहीं मिलेंगी। एक 70s और 80s में हम लेखकों की जो बैठकें होती थी, जो हमारे क्लोज दोस्त थे, जैसे मंगलेश डबराल, प्रयाग जी, मैं, हम लोग के बीच में कुछ बहुत ऐसी शामें हैं। उसमें एक शाम का, एक नहीं कई शामों में ऐसा हुआ कि मंगलेश जी जब थोड़ा हाई हो जाते थे तो वो जो है भीमसेन जोशी का गाना शुरू कर देते थे। उनको कोई रोक नहीं सकता था कि वो कहते थे कि मेरा, अब वो पूरा बाकायदा एक शास्त्रीय गायक की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर गाते थे, वो काफी लंबा उनका गायन होता था। और प्रयाग जी उठ के चले जाते थे बाहर। ये एक लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई प्रयाग जी उठ के चले गए, प्रोटेस्ट में गए क्या, लेकिन खुद प्रयाग जी भी जब हाई हो जाते थे तो ये सूरदास के पद गाने लगते थे। वो जो एक उस तरह की जो शामें हैं, क्योंकि एक बार हम लोग विदेश में, जैसे हम लोग को लगता है ना लेखक लोग विदेश में साथ जाएं, तो एक बार 2007 में हम लोग जापान गए थे, जिसमें अशोक वाजपेयी भी थे, मंगलेश जी भी थे। तो उसमें अशोक वाजपेयी और प्रयाग जी का कमरा दोनों एक ही कमरे, क्योंकि वहाँ जगह कम थी, होटल भी वहाँ पर छोटे छोटे बिस्तर होते हैं, तो एक एक कमरे में 2 लोग थे। तो एक में मैं था, मंगलेश जी थे, और एक में प्रयाग जी और अशोक वाजपेयी थे। तो उसमें ये था कि छोटे से बेड में हम लोग 2, लेकिन प्रयाग जी शायद उनमें से एक जमीन पे सोता था, और मैं और मंगलेश जी तो खैर एक ही बिस्तर पे इधर उधर मुंह करके सोते थे। तो इस तरह की जो एक लेखकों के बीच में जो ह्यूमर होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, घूमना साथ में, मजाक करना, ऐसे प्रयाग जी के बारे में लोग एक बात नहीं जानते हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़े सुरीले हैं, बहुत, मतलब वो चॉकलेटी जिन्हें कहा जाता था यंग एज में, लेकिन उनके अंदर गुस्सा भी बहुत है। ये बात नहीं लोग कहेंगे या बताएंगे। मैंने देखा है कि एक बार एक गैलरी, जयपुर की एक गैलरी वाली रोने लगी, मतलब वो उनके नाराजगी से, गुस्से से वो रोने लगी। लेकिन उनके गुस्से में वो बात नहीं है कि विष्णु खरे का गुस्सा कुछ और होता था, वो दुर्वासा ऋषि की तरह गुस्सा करते थे। लेकिन प्रयाग जी का गुस्सा जो है उन्हीं की व्यक्तित्व के रूप से वो बहुत जल्दी फिर वो पिघल जाता था। लेकिन कभी कभी उनको गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि वो गुस्से से दूर हैं। इसी तरह से उनके कविताओं के भी बहुत सी शेड्स हैं जो
अभी शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होंगी। उन्होंने बहुत अच्छी इरोटिक कविताएं लिखी थी, ये बात शायद ही कोई जानता होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को भी बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो है ऊंची ऊंची बातें ही नहीं होनी चाहिए, और ज़िंदगी की बहुत सी सच्चाइयाँ हैं। और अब सौभाग्य है कि हम लोग एक ऐसे दौर में थे जहाँ बड़े बड़े लेखक के साथ हम लोग जैसे उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, प्रयाग जी, विष्णु खरे, विजय मोहन सिंह, गिरधर राठी, महेंद्र भल्ला, इन सब के बीच में, या नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, इन सब के साथ हम लोग की इतनी शामें हैं। और आज तो वो इतना संभव ही नहीं रह गया। अब तो हम लोग कभी कभी 6 महीने बाद ऐसी शाम कोई मिलती है देखने को। लेकिन एक एक बात मुझे प्रयाग जी ने यादनामा एक जब उन्होंने देखी, तो उन्होंने उसके फ्लैश वगैरह देखने के बाद कहा कि भाई ये एक अच्छी बात है कि तुम्हारे ऊपर युवा लोगों ने लिखा है। क्योंकि उसमें रश्मि भारद्वाज का टिप्पणी थी, उसमें अनुशक्ति की थी, मतलब वरिष्ठ में कृष्ण कल्पित की थी, लेकिन मनीष पुष्करे की थी। तो उस तरह से ये मतलब ये था कि हमारे संवाद जो हैं वो यंग जनरेशन से भी हैं। ऐसा नहीं है, मैं ज्योत्सना के साथ भी ऐसा संवाद कर लेता हूँ अगर हम कभी मिलते हैं या फोन पे बात हो जाती है, कि ऐसा ना लगे कि हम लोग कोई बहुत दूर हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान की हमें कोई ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है साहित्य में पीढ़ियों में भी सम्मान से कुछ नहीं बनता। वो पैर छूने की जो परंपरा है उसमें भी देखिए एक मजाक हम लोग जानते थे कि धर्मवीर भारती ने एक बार दिनकर जी को देखा, उनके सामने पड़ गए, तो सुरेंद्र तिवारी उनके मित्र से उन्होंने कहा कि चलो यार साले के पैर छू लेते हैं, खुश हो जाएगा। तो मतलब वो जो हालांकि भारती जी में वो ह्यूमर के साथ बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पीढ़ियों के बीच में जो दूरियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा सम्मान से कुछ बोझिल हो जाती हैं, संवाद नहीं होता। जैसे ज्योत्सना ने अभी जो याद किया कि आप मतलब एक संवाद कई तरह के बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब ज्यादा और जब किस्से आप सुनेंगे तो फिर वो कुछ ज्यादा ही रोचक हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप स्वयं सेंसर करते रहें। और और आपने अभी प्रयाग जी के गुस्से की बात की, तो वह प्रसंग भी सुनाइए जब नहीं गिरधर नहीं, राठी जी, प्रसंग प्रसंग गिरधर महत्वपूर्ण राठी नहीं जी है। वाला जो किसी बात प्रसंग है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी से नाराज हो सकता है किसी बात पर, ऐसा नहीं है। जी, एक बार वो श्रीकांत वर्मा पे जो नाराज हुए तो वो तो राइट, हाँ, ऐतिहासिक बात है, वो तो मैंने लिखी भी है। देखिए, लिखिए आप। इमरजेंसी के बाद जब जब जनता सरकार आ गई तो श्रीकांत वर्मा तब तक दिनमान में थे, पर उनके जाने की तैयारी हो गई थी कि उनको अब नहीं यहाँ पर रहने दिया जाएगा। तो वो बहुत ही संकोच से आए। तब मुझे पूरा दृश्य याद है, दिनमान दरियागंज में तो ऑफिस था, और वो मेरी मेज प्रयाग जी की मेज अगल बगल में उन दिनों थी, और साथ में श्रीकांत जी भी वहीं पास में आके बैठ कर टाइप करा के अपनी रिपोर्ट चले जाते थे। तो श्रीकांत जी आए बहुत ही मतलब गिल्ट फीलिंग के साथ, क्योंकि अगर आप देखें तो मगध की कविताएं गिल्ट फीलिंग की कविताएं हैं। क्योंकि वो इमरजेंसी के दिनों में जो कुछ भी उन्होंने कई ऐसे काम भी किए थे कि जिससे लेखक बहुत नाराज हुए थे। तो प्रयाग जी के पास वो आकर के बैठ गए और कुछ वो मतलब सहज रूप से बात करने की कोशिश की। लेकिन प्रयाग जी के, क्योंकि प्रयाग जी ने तिहाड़ जेल में गिरधर राठी को कई बार मिलने जाते थे, और उनकी बहन क्योंकि चंद्रकिरण के वो पति थे, तो एक घरेलू एक संकट भी आ गया था। तो मुझे याद है कि प्रयाग जी में मैंने ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं देखा। उन्होंने श्रीकांत जी को इतना पब्लिकली सुनाई बात। आप मेरा ख्याल है लोकदीप भी उस समय वहां रहे होंगे, तो इतनी पब्लिक में, क्योंकि वो गुस्से के कारण थे। जो आदमी इमरजेंसी में इतने महीने तक अपने जीजा भी थे और कवि मित्र भी थे, वो तिहाड़ जेल के चक्कर लगा रहा है। आपको पता है जेलों के चक्कर, वो भी पॉलिटिकल जो जेल होती हैं वो कैसे होती हैं। तो मैंने देखा कि श्रीकांत जी घबरा गए। श्रीकांत जी घबरा कर मेरे पास आकर के लगभग मुंह छिपा कर बैठे हुए थे, उनको बहुत एम्बेरसमेंट हुई। तो इस तरह के गुस्से का ऐसा नहीं
गुस्सा हमें भी आ जाता होगा, सबको आता है, लेकिन कभी कभी कुछ गुस्सों के दूसरे भी अर्थ होते हैं। हाँ अर्पण जी, क्या गायब हो गए आप? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं और सुनते हुए खो जाता हूं। और जब दिनमान की बात हो रही देखिए, है। कोई इन बातों को कोई नहीं लिखेगा, मुझे लगता है प्रयाग जी भी नहीं लिखेंगे। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। जी। दिनमान में और इतने बड़े कवि थे साथ में, और जितनी मैंने उन तीनों कवियों में, बड़े कवियों में, सर्वेश्वर जी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, जितना मैंने आपस में ईर्ष्या भाव देखा, वो तो मुझे मंटो की कहानी में 3 महिलाओं की ईर्ष्या के मुकाबले का दिखाई देता था। तो जी वो भी एक पूरा मतलब आप देखिए, इतने बड़े कवि हैं वो तीनों, बहुत हिंदी के बड़े विभूतियां थी, लेकिन जी आपस में उनके जो तनाव वो मैंने जो देखे हैं, और चूंकि मैं तीनों का ही दोस्त था, मेरे साथ ये था कि मैं श्रीकांत जी का भी बहुत अच्छा दोस्त था, और रघुवीर साय का भी बहुत अच्छा दोस्त था, और प्रयाग जी तो मतलब उनका गुस्सा उस समय जो पर्टिकुलर, वैसे तो श्रीकांत जी का बहुत सम्मान करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन देखिए आज जो मेमोयर्स की जब हम एंटी मेमोयर शैली में बात करेंगे, तब जैसे केदार जी और मैं काफी जाते थे, जब श्रीकांत जी पावर में थे उनके घर हम बहुत जाते थे, तो श्रीकांत जी में बड़े ह्यूमर भी बहुत था, वो दिनमान की चीजों को लेके बहुत ह्यूमर था उनमें, लेकिन वो प्रयाग जी की बात से बड़े सकपका गए उस दिन, बात क्या उस गुस्से से, और बाद में मुझसे वो कह रहे थे, देखिए मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, प्रयाग जी कैसे इतने नाराज हो गए। अब उनसे मैं क्या कहता, क्योंकि देखिए इमरजेंसी में लेखकों के साथ अत्याचार तो हुए ही थे, और जिन लोगों के साथ होते हैं अत्याचार, जेलों में जो भटकते हैं परिवार वाले, तो वो दर्द तो उनका आप सामने आएगा ना। आप कविता जी में अगर मान लीजिए अपनी कन्फेशनल, ऐसे हिंदी के कई कवि हैं जो कन्फेशन करके सोचते हैं हम उससे मुक्त हो गए गलत काम से। एक साहब विदेश गए, मार्क्सवादी थे, तो उन्होंने आकर के विदेश जाने को भी ऐसा जैसे अपने पर उन्होंने एक कविता में लिखा, जैसे मैं क्यों ऐसे गया, तो उसमें तो मुक्ति थोड़ा हो गई आपकी, मतलब आप उससे बच नहीं सकते हैं। ये इस बात को अगर आप साहित्यिक और अभिव्यक्ति के संदर्भ में देखें तो ये बहुत गहरी बातें हैं। जी। और जब आपने विनोद जी शुरुआती दौर की बात की, ज्योति शुक्ल जी की भी बात की, तो कुछ बातचीत देव प्रिया जी को लेकर भी जो आपकी शुरुआती भेंटें रही हैं, वहां भी प्रयाग शुक्ल कहीं ना नहीं, कहीं। उसका कारण था कि देखिए हाँ। प्रयाग जी मेरे, उन दोनों हम अगर विष्णु खरे और प्रयाग शुक्ल, ये सब लोग मेरे बहुत निकट थे। प्रयाग जी जी तो दफ्तर हम लोग का एक ही था, साथ साथ आते थे जाते थे, तो नेचुरल है कि परिवार की कोई भी चीज होगी तो आप दोस्तों के पास तो जाएंगे ही ना। देखिए एक मेरा जीवन एक अजीब जीवन है कि मेरी उम्र से ज्यादा बड़े लेखक मेरे दोस्त बहुत रहे हैं, एक नहीं, कुंवर नारायण 21 साल बड़े थे मुझसे, लेकिन मेरी उनसे ऐसी दोस्ती थी जो आज मैं आपको पब्लिकली बताऊं कि मेरी पत्नी को कभी किसी महिला से कोई ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन कुंवर जी दिल्ली आते थे तो मेरी पत्नी को ईर्ष्या होती थी कि अब ये उनके साथ ही सारा दिन बिताएंगे, घूमेंगे। तो वाह, ये जो हम लोग बहुत के बड़ी वो जो बात। संबंध थे ना, जी उम्र से नहीं होते थे, क्योंकि आज मेरे सबसे अच्छे संबंध यंग लोगों से हैं, मतलब उल्टा हो गया आज। ये बात एक राजेंद्र शर्मा ने उसमें टिप्पणी में की भी है, एक जगह शायद यादनामा में भी होगी, तो वो लेकिन कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता। आज मैं जोशना की पीढ़ी के साथ भी संवाद कर लेता हूँ आराम से, मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगता, लेकिन प्रयाग जी और मेरे अंदर व्यक्तित्व की भी अलग अलग चीजें हैं ना। हम एक दूसरे की चीजों को एडमायर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम भी वैसे ही बन जाएं। तो जी एक सबसे बड़ी बात यह है कि सौहार्द और भाईचारा रहना चाहिए, ईर्ष्या इतनी नहीं होनी चाहिए कि, जो कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि यंग लोग जो हैं आजकल एक दूसरे की बहुत ज्यादा ईर्ष्या में, कई बार मैंने देखा है कि एक की तारीफ कर दो तो दूसरा दुखी है, दूसरे की तारीफ कर दो तीसरा दुखी है,
ऐसा मेरा ख्याल है कि हम लोग प्रयाग जी और मेरे संबंधों में ये बात महत्वपूर्ण रही है कि एक दूसरे से हम लोग दुखी नहीं हुए कभी, या उसकी तारीफ हो गई, क्योंकि हम लोग कला की दुनिया के तो एक समझिए कि कविता में तो वो सब नहीं है, कला की दुनिया में तो बड़े बड़े नाम हैं उनके, जो हुसैन है, राम कुमार हैं, अब मतलब उसकी लंबी कहानियां हैं, मंजीत बाबा थे, मंजीत बाबा, प्रयाग जी, मैं सब, हम लोग बहुत दोस्ती थी सब में, और उस तरह के, तो वो चीजों में एक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टॉलरेंस होनी चाहिए। और अगर किसी ने अच्छा लिखा है, मुझे नरेश सक्सेना की एक बात बड़ी याद आती है, मैंने कहीं जिक्र भी किया है कि वो एक बार बोले, यार विनोद, बहुत पुरानी बात है कि कविता अच्छी पढ़कर क्या करना चाहिए। मतलब वो बोले कि कविता पढ़ने के बाद मन करता है अच्छी कविता पढ़ के कि आम का एक टोकरा उसको भेज दूं कवि को। तो ये जो एटीट्यूड है, मैं इसे सही एटीट्यूड मानता हूँ कि अगर मैं किसी यंग पोइट्स की या पोइट की कविता पढ़ूं, या मैं बड़े पोइट की भी पढ़ूं, तो उसको मैं स्वीकार करूं और उसकी तारीफ करने में मैं संकोच ना करूं। तब अच्छी कविता आपको अच्छी लगी है, लेकिन उसमें ये नहीं लगे कि यार ये इसकी चर्चा ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें जो कम से कम मुझे देखता हूँ कि अगर आप किसी की ज्यादा तारीफ करते हैं तो दूसरा हर्ट क्यों होता है? भाई अच्छी कविता है, तुम्हारी भी अच्छी कविता है, उसकी भी अच्छी कविता है। अगर कोई आदमी पोइट्री में अगर आकंठ डूबा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आकंठ नहीं डूबा हुआ हूँ, ना प्रयाग जी डूबे हुए हैं। उसका कारण यह है कि हम लोग कला में भी उतना ही डूबे हुए हैं, हम सिनेमा में उतना डूबे हुए हैं। ये हमारी पीढ़ी की विशेषता थी। आज कितने लोग हैं, यंग लोग, जो पेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा गहराई से जानते हैं, या फिल्म के बारे में। अब आपने तार्कोवस्की की फिल्में अगर देखी हूँ, प्रयाग जी ने एक बार ओशिमा की फिल्म बॉय की समीक्षा की थी, मुझे याद है दिनमान में। तो एक सेंसिटिव ढंग से आप फिल्मों पर भी देखिए, सिर्फ कविता से काम नहीं चलेगा। ये कम से कम प्रयाग जी और मेरे रिलेशन के बीच में ये बात महत्वपूर्ण है कि मतलब कई कलाओं का हम लोग एक, ये नहीं है कि आज भी हमें लगता है कि सिर्फ कविता पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो है सिनेमा भी उतना ही पोइट्री से भरा हुआ है। आप देखिए ना, तार्कोवस्की की फिल्म मिरर देखिए, उनके पिता तो बहुत अच्छे कवि हैं, रूसी भाषा के कवि थे वो। तो वो कहीं ना कहीं हमें सारी विधाओं से लेकर के अपने, जैसे मुझे लगता है रणवीर साय ने जो ब्रोकन इमेजेस का अपनी कविता में इस्तेमाल किया, वो सिनेमा से जुड़ा हुआ है। वो मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में कहा, गोदार का जंप कट मैंने जिक्र किया, जंप कट क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि बताइए कि जंप कट क्या होता है। तो कविता में हम लोग जंप कट की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें हैं जो कि प्रयाग जी और मेरे बीच में जो एक समान, या विष्णु खरे में थी। विष्णु खरे में तो ये था कि वो हमसे भी बड़े ज्ञानी थे, वो प्रयाग जी से भी बड़े ज्ञानी थे, उनके क्षेत्र अलग थे। वो तो महाभारत में भी उतनी गंभीरता से बात करते थे, उस मामले में वो तो एक, या कुंवर नायक थे। तो पर जीवन में जो आपके मित्र हैं, वो गुरु हैं, कुछ भी हैं, आपको कम से कम एक संवाद बनाए रखना चाहिए आपस की। मुझे लगता है किसी की भी अच्छी कविता को अगर एक कवि कहता है कि यार इसके बारे में दबाए रखो या चुप रखो, तो ये कविता के साथ ही नहीं, अपने साथ भी एक वो है, अन्याय है जी। और निश्चय ही विभिन्न विधाओं के बीच जब हम आवाजाही करते हैं, तब हम जिस विधा में लिखेंगे, हमारी उस आवाजाही का प्रभाव हमारे लेखन में दिखाई पड़ेगा, और उससे हमारा लेखन गजीन होगा, विविध वर्णी भी होगा। एक महत्वपूर्ण अध्याय आपकी इस पुस्तक से मैं ले रहा हूं, उसकी चर्चा कर रहा हूं, नेत्र सिंह रावत की, जो दीनमान के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे और जो कम ही उम्र में, 52 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ गए। विनोद जी, आपने उन्हें भी बड़े शिद्दत से याद किया, और नेत्र सिंह रावत पर तो आपने काफी लिखा ही,
और बाद में जो प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं आपके उस लिखे पर, मैं उसका एक अंश यहां पर पढ़ता हूं। इससे हमें यह बात समझ में आएगी कि आप दोनों की दोस्ती या आप दोनों के कंसर्न किस तरह के हैं, कहां पर आप दोनों मिलते हैं और बार बार मिलते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही प्रसंग है जब आप दोनों मिल रहे हैं और हम सब यह देखकर सुनकर कहीं ना कहीं प्रसन्न भी हो रहे हैं। तो नेत्र सिंह रावत जी पर जो आपने अध्याय लिखा और बाद में जो एक टिप्पणी करते हैं प्रयाग शुक्ल जी, उसमें कई संदर्भ आते हैं। इसलिए भी प्रयाग जी की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि संस्मरण विधा को लेकर वे बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं उसे पूरा ही पढ़ देता हूं विनोद जी। प्रयाग जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह याद किया रावत जी को आपने विनोद जी। हम दोनों मतलब प्रयाग शुक्ल और नेत्र सिंह रावत, हम दोनों अक्सर दिनमान के प्रूफ पढ़ते थे। कभी रात के 9-10 बज जाते, बीड़ी पीते थे। हालांकि मैं तब पाइप और सिगरेट दोनों पीता था, साथ रखता था, पर उनके साथ बीड़ी पीने का आनंद और था। डॉक्टर जिवागो फिल्म हमने साथ देखी, लिखी थी उन्होंने एक अलग तरह की समीक्षा, सुंदर। एक बार मंजीत, मणिकौल और मुझे जालंधर बुलाया था। हम एक कार में चंडीगढ़ होते हुए जालंधर पहुंचे थे। कितनी ही यादें हैं। आगे जो भी बात लिख रहे हैं उससे पूरे उस परिदृश्य पर एक लेखक टिप्पणी कर रहा है, संस्मरण का जो एक परिदृश्य है और पूर्व की पीढ़ियां कैसे इस विधा में काम की हैं उसे लेकर प्रयाग जी लिख रहे हैं कि हिंदी में महादेवी जी ने अपने समकालीन लेखकों कवियों पर जिस रुचिकर, शालीन और कुछ खुले ढंग से लिखा, प्रसाद, निराला पर, उससे एक परंपरा सी बनी। यह रेणु के यहां और तरह से फली फूली जब उन्होंने अज्ञेय, अश्क आदि पर लिखा। बड़ी दिलचस्पी से नए रंग रास्ते जोड़ते हुए और तीसरी कसम के निर्माण के वक्त की यादों को वासुदा, राज कपूर, वहीदा रहमान, शैलेंद्र से जुड़ी यादों को चुहल के साथ शालीन ढंग से समेटा तो एक और तरह की संस्मरण की दुनिया खुलती चली गई। यही दुनिया मनोहर श्याम जोशी के लखनऊ, मेरा लखनऊ में एक और तरह से तरोताजा हुई। तुम्हारी यादों से विनोद भी कुछ नई खिड़कियां खुलती हैं, पुनर्नवा होती हैं। इस तरह की संस्मरण विधा का अपना एक खास महत्व है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, बच्चन जी और हम हशमत सोबती जी ने भी अपना पे प्यार, तलखी, उलाहने, फिर लगाव की तस्वीरें खींची। तो मैं यह कहना चाहता हूं मित्रों कि ये जितने तरह के संदर्भ आते हैं, चाहे वे विनोद जी के आए, विनोद जी के यहाँ आए या प्रयाग जी के यहाँ आए, यह एक दूसरे के साथ लगाव, गहन पठनीयता के कारण ही संभव है। और जो झगड़े की बात कभी कभार की गई या कभी ड्रिंक के बाद के कुछ ऐसे प्रसंग आए, उसके पीछे भी मुझे लगता है विनोद जी कि जो आत्मीयता है वह मूल में है। आज के समय में मिलना मिलाना भी कम है और ईर्ष्या द्वेष की तो खैर कोई सीमा ही नहीं है। यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और स्थिति इस स्तर पर ठीक भी नहीं है, मगर है, यह आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। ऐसे में
कुछ और ऐसी बातें करें प्रयाग जी को लेकर, स्वयं को लेकर, या उस पूरे दौर को लेकर, जिससे आज की पीढ़ी को भी कुछ लाभ हो। बाकी तो स्वभाव है, लेकिन हम कई बार अपने से बड़े को सुनकर सीखते भी हैं, बदलते भी हैं। हमारी कहानियों में भी जो किरदार हैं, उनके लिए कहा ही जाता है कि बेहतर कहानी वही है जहां किरदार बदलें, बेहतर उपन्यास वही हैं जहां पात्रों में भी कोई एक बदलाव, कोई एक विकास क्रम हमें दिखाई दे। इस पर कुछ कहें विनोद। नहीं, मैं बस एक छोटी सी बात से ही, क्योंकि प्रयाग जी के बारे में तो मैंने काफी कुछ बताया भी है, सब याद भी किया है। वैसे तो उस पर पूरी किताब अलग से लिखी जा सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि हमें किसी भी जो मनुष्य होता है या जो बड़ा लेखक भी है, अगर उसमें बड़ा संगीतकार भी है, उसको देवता नहीं बनाना चाहिए। जो मेरी पर्सनल एक थ्योरी है कि हम सबको, किसी को देवता जब बनाते हैं तो समस्याएं शुरू होती हैं। अज्ञे जी को जो लोग देवता की तरह याद करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देवता भी, उनके अंदर भी मनुष्य होते हैं, मेरा ये मानना है। और हम सब लोग जो है किसी को बहुत मतलब पेडेस्टल पे नहीं बिठाना चाहिए। हर आदमी को उसकी टोटलिटी में देखना चाहिए। तो पर्सनली मुझे लगता है कि हम हिंदी साहित्य में ये जो पूजा वूजा करने का भाव अगर कम करें, और एक आलोचना, झगड़े, विवाद या इश्यूज को लेके अलग अलग वो सब चीजें ठीक हैं। हर एक की अपनी शैली होती है। मेरी कला लेखन की शैली प्रयाग जी से बिल्कुल अलग है, प्रयाग जी की भाषा बिल्कुल अलग है मुझसे, लेकिन वो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी चीजों को उनके ढंग से नहीं एडमायर कर सकता। अगर वो गायतोंडे का इंटरव्यू उन्होंने एक लिया था, जो मैंने किताब में भी दिया था आधुनिक कला कोश में, तो वो सब एक दुनिया, उनकी दुनिया की अपनी विशेषताएं हैं। मैं बोलचाल की भाषा को हम रघुवीर साहब के दुनिया से आए थे और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में हर चीज लिखना चाहते हैं, आज भी यही चाहते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया जो है वो दूसरी बेकार हो गई या वो कम हो गई या कमजोर हो गई। तो मुझे लगता है कि हम जो भी हों, चाहे कोई भी लेखक हो, जिस पर भी आप कार्यक्रम करते हैं, उस पर उसको अचानक बहुत देवता का रूप नहीं देना चाहिए। और ये, लेकिन हिंदी में परंपरा है कि मतलब लोगों को देवता बना देने की। तो जो लोग उस परंपरा के शिष्य हैं वो जाने, हम तो देवता नहीं बनाते किसी को। हम एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, और व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी बहुत देखते हैं और उसकी कमजोरियां भी हमें नजर आती हैं। मेरे ख्याल ये काफी है आपकी बात, जी प्रश्न का उत्तर। जी जी जी, शुक्रिया। और अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। जोशना जी, कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाहें, कोई और ऐसी बात जो याद आ रही हो, साझा करना चाहें तो करें। अक्षर आके अभी अभी एक बात बोल के गया है, हालांकि उसकी सहभागिता नहीं है, पर प्रयाग जी अगर सुन रहे हो तो उसकी बात को, अगर आपकी अनुमति है तो मैं उन तक पहुंचा दूं। जी, स्वागत। जी, बीच में आवाज कुछ चली जाती है। आवाज चली जाती है बीच में, आवाज चली जाती है। विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, कोई नहीं आ रही। हाँ जोशना जी, आवाज कुछ जा रही है। अगर एक आध बार और कोशिश करें, क्या पता हम सुन सकें। प्रयाग जी की प्रतिक्रिया मिल रही है, सुन रहा हूं अक्षर। कुछ तकनीकी कारणों से हम जोशना जी की आवाज को अभी नहीं सुन पा रहे, मगर वे जो कहना चाह रही हैं और अक्षर के माध्यम से कहना चाह रही हैं, अक्षर को सुनाना चाह रही हैं, उसे निश्चय ही प्रयाग शुक्ल सुन पा रहे हैं। चाहे तकनीक हमारी सहायता करे या न करे,
लेकिन जो मनुष्य का अपना भाव है वह तो संचरित होता ही है। प्रयाग शुक्ल मित्रों न सिर्फ बाल साहित्य रचते हैं, बल्कि बच्चों की दुनिया में बहुत सहज भाव से लगाव के साथ प्रवेश करते हैं। कई उनकी ऐसी कविताएं हैं जो बच्चों को लेकर लिखी गई हैं, सनाम लिखी गई हैं, चाहे वे अपने रिश्तेदारों के बच्चे हों या अगर साहित्यिक बिरादरी को भी हम परिवार ही माने तो उस बृहत्तर परिवार से जुड़े हुए बच्चे हों, जिनमें से एक अक्षर भी है जिसकी चर्चा जोशना जी कर रही थी, मगर कुछ दुस्संयोग कि हम वह बातचीत नहीं सुन पाए। देखें, एक आध बार और बोलकर देखें जोशना जी। जी जी माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल जी, से माइक की प्रॉब्लम है। माइक की कुछ बीच में भी आवाज कट रही थी इनकी। विनोद जी, चलते चलते एक कविता के साथ हम लोग प्रयाग शुक्ल जी पर इस बातचीत को समाप्त करते हैं। कल ही विश्व साइकिल दिवस पर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे पोस्ट हम लोगों ने पढ़े, देखे। तो एक कविता अभी मुझे संयोग से उनके इस संकलन में दिखाई दे गई है, मैं उसको पढ़ता हूं। जो इन्होंने नई सदी के लिए जो कुछ कविताओं का चयन किया था, 50 कविताओं का, उसमें एक कविता यह भी है, साइकिल चलाती हुई लड़की। इसे सुनते हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। जी, मैं सुनाता हूं विनोद जी। साइकिल चलाती हुई लड़की, देखता हूं खिड़की से, साइकिल चलाती है लड़की। देखता हूं खिड़की से, साइकिल चलाती है लड़की। साइकिल दोपहिया चलाती है, साइकिल एक लड़की। हिलते हैं पेड़ सड़क पार के, जाता है वायुयान ठहरे हुए, घिरे हुए। बादल इकट्ठा हैं, जाती है भागी गिलहरी वहां घास पर। लड़की चलाती है साइकिल, लौट लौट आती उसी रास्ते पर। दुपहिया चलाती है लड़की। उड़ता है कौवा एक, उड़ता है कौवा एक, जाता बैठ डाल पर। आते जाते हैं लोग, आते जाते। कुर्सी एक टूटी हुई पड़ी है बरामदे में। जी, दूर, माफ करें, एक बार मैं थोड़ा इसको ठीक कर लूं। जी, आगे पढ़ता हूं, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। जी, आते जाते हैं लोग, आते जाते। कुर्सी एक टूटी हुई पड़ी है बरामदे में। दूर वहां दौड़ रही हवा फिर लगाती है दौड़। एक पीली चमकती हुई साइकिल चलाती है लड़की। चलाती है साइकिल दोपहिया, दुखों से दूर, दूर किसी भी लड़ाई से, दूर, बहुत दूर। यहीं पास में साइकिल चलाती है लड़की, चलाती है साइकिल एक पीली दोपहिया। तो किस तरह से प्रयाग शुक्ल पूरे उस दृश्य को उतारते हैं अपनी कविता में और दूसरी कविताओं में, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जोशना जी जुड़ गई हैं, मुझे लगता है कि हमें वह तकनीकी बाधा शायद अब उसका सामना ना करना पड़े। जोशना जी कुछ कह रही थी। जी, स्वागत। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। आ रही। जी अक्षर आया था बीच में, एक छोटी सी पंक्ति बोल के गया है प्रयाग शुक्ल जी को
और बोल के गया है कि उन तक पहुंचा दी जाए, और वो पंक्ति बांग्ला में है। वो इस तरीके से है, आभी তোমাকে ভালোবাসি प्रयाग शुक्ला दादू। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और अच्छा ही रहा कि आप दोबारा जोड़ी। और विनोद जी से कितनी सारी बातें जानने को मिली आज, ये सब बातें हमें तो पता ही नहीं थी, और ना ही हमें किसी किताब पे मिलती ये सब पढ़ने को। आज हाँ, जी बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सुख मिला। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। हालांकि आपसे तो जब भी बात होती है बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ बताते हैं आप कला से, कला जगत से जुड़ी, साहित्य से जुड़ी पुरानी यादें। लेकिन आज आज का एक अलग ही सुख था सुनने का प्रयाग जी के बारे में। मैं तो खुद, मेरा ये मन कर रहा है कि मेरी खुद भी इतनी स्मृतियां बने प्रयाग जी के साथ कि कभी आज से 5 वर्ष बाद लाइव में मैं बैठूं तो बोलती रहूं नॉन स्टॉप 1 घंटे तक। पर 3 मुलाकातों में क्या कहूँ, कितना ही बोलूं, समझ नहीं आ रहा। कविता के ऊपर बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो तो दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है प्रयाग जी के बारे में, उनके कवित्व के बारे में, भाषा शैली के बारे में, अनुवाद जो उन्होंने किए रविंद्रनाथ टैगोर के, और असंग घोष, और नाम नहीं, शंख घोष, और ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस वक्त नाम। काफी अनुवाद किए उन्होंने, उनके निबंध भी मैंने पढ़े हैं, उनके अनुवाद भी मैंने पढ़े हैं। ये सब तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी और समय चाहिए मुझे उनके संग, कुछ स्मृतियां मुझे और बनानी है। अगर ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा तो इस वर्ष और मुलाकातें होंगी और बातें होंगी प्रयाग जी के साथ, जो कि फिर कभी लाइव होगा तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के संग और चीजें। जी, शुक्रिया ज्योत्सना जी। और साथियों, आप सभी जानते ही हैं कि प्रयाग शुक्ल जी ने ओक्तावियो पाज की भारत संबंधी कविताओं के भी अनुवाद किए, वह भी खास हैं और बड़ी उनकी चर्चा होती है। इसी तरह तस्लीमा नसरीन जी की कविताओं के भी उन्होंने अनुवाद किए। हाँ जी, उनकी भी, हाँ। और स्वयं प्रयाग जी की कविताओं के अनुवाद भी ज्योत्सना जी कई भाषाओं में हुए, जिनमें जर्मन, रूसी, जापानी, स्पानी आदि भाषाएं उल्लेखनीय हैं बाहर की। जी जी और भारत की जी अगर बात करें तो बांग्ला, गुजराती, असमिया, मलयालम, मराठी में उनकी कविताएं भी और उनके गद्य भी बीच बीच में अनुदित होते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रयाग शुक्ल जी भी हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपने समय निकाला। आपको शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी आई, मगर आप, जैसा आपका स्वभाव है, हार नहीं माने और अंततः हम सभी आपको सुन सके, आपके संवाद से लाभान्वित हो सके। इसके लिए आप दोनों का हार्दिक आभार। मैं कुछ एक मित्रों के नाम ले लूं जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। शुरुआत प्रयाग शुक्ल जी से ही करता हूं। प्रयाग जी जुड़े हुए हैं, बाल कीर्ति और जय श्री राय जी जुड़ी हुई हैं, और कुछ एक नाम ले लूं। जी, अलग अलग जगहों से ले रहा हूं तो उसमें कुछ समय लगे। केतन यादव, राजा जी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र उपाध्याय, शर्मिला बोहरा जालान, उदय भानु पांडे जी, और सौम्या सुमन, केपी शाह, निर्मला सिंह, और कुछ एक नाम मैं देख रहा हूं यहां पर। जी, जयश्री पुरवार जी जुड़ी हुई हैं। संभवतः वह भी एक दिन आए और उनके अनुवादों पर अपनी बात रखें। अपूर्व जी जुड़े हुए हैं, अपूर्व नारायण जी, और भी कुछ एक लोग। जी, धनंजय सिंह जुड़े हुए हैं, और कुछ नाम मैं कहीं और एक जगह से देखता हूं, वहां से लेता हूं। पल्लवी प्रकाश जी, प्रियंका सिंह, प्रभा मिश्रा जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी, विनय विनय कियाम जी, स्मृति शुक्ल, महेश शर्मा, जावेद अली, स्वाति विश्वकर्मा, और कुछ एक नाम बंकिम जी, और हेमंत जी, और तमाम मित्रगण।
जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और जिनसे हम समृद्ध हो रहे हैं। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।